हेलो बच्चों, नमस्कार। रसायन विज्ञान की ऑनलाइन क्लास और अपने यूट्यूब चैनल विजेंद्र सर केमिस्ट्री पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, अपना केमिस्ट्री का 6 नंबर का चैप्टर चल रहा था, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, और इसकी मैं 7 क्लासेस आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ। आज अपन इसकी 8th क्लास के बारे में या अंतिम लेक्चर के बारे में बात करेंगे। ये चैप्टर आज क्या हो जाएगा कंप्लीट इस क्लास में। तो अपन पढ़ रहे थे धातुओं का शोधन। इसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में बोला भी था कि अपन धातुओं के शोधन के बारे में आगे वाली क्लास में स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। तो धातुओं का शोधन अपन देखा था अपने मेटलर्जी या धातु क्रम में। जब धातुओं को प्राप्त करा जाता है तो धातु क्रम के फलस्वरूप धातु में कुछ अधातुओं की अशुद्धियां, कुछ अधात्री अथवा गालक की अशुद्धियां, कुछ धातु ऑक्साइडों की या कुछ अन्य धातुओं की अशुद्धियां रह जाती है, और उनको अलग करना ही क्या कहलाता है? धातुओं का शोधन। अब धातुओं के शोधन में ये टेक्निक अपन काम में लेते हैं। आसवन, डिस्टिलेशन, द्रवीकरण, गलन, दंड विलोडन, विद्युत अपघटनी शोधन, मंडल परिष्करण, जोन या क्षेत्र परिष्करण भी इसको कहते हैं। वाष्प प्रावस्था शोधन, इसमें 2 प्रोसीजर हैं, मांड प्रक्रम द्वारा निकिल का, वान आर्केल प्रक्रम द्वारा टाइटेनियम और जिरकोनियम का, और एक अंतिम है क्रोमेटोग्राफी। तो ये सभी क्या है? शोधन की विधियां। तो सबसे पहले अपन देखेंगे आसवन द्वारा शोधन। तो सबसे पहला कौन सा? अपना आसवन द्वारा। आसवन कह सकते हैं या फिर अपन इसको बोलते हैं डिस्टिलेशन। तो आसवन द्वारा अपन शोधन किस प्रकार से करेंगे उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आसवन द्वारा शोधन कौन सी धातुओं का करा जाता है? कम क्वथनांक वाली धातुओं का शोधन करा जाता है। किसका? कम क्वथनांक वाली धातुओं का। कम क्वथनांक वाली धातुओं का इस विधि से अपन क्या करते हैं? शोधन करते हैं। जैसे जिंक हुआ, जैसे मरकरी हुआ, इन धातुओं का शोधन करा जाता है। पहले जो अशुद्ध धातु होती है उसको गर्म करते हैं तो धातु किस में आ जाती है? वाष्प प्रावस्था में। और इस वाष्प का क्या कर लेते हैं अपन? संघनन कर लेते हैं, तो धातु अपने को क्रिस्टल फॉर्म में फिर से प्राप्त हो जाती है और अशुद्धियां क्या हो जाती है? पृथक हो जाती है। तो कम क्वथनांक वाली धातुओं का शोधन अपन किसके द्वारा करते हैं? डिस्टिलेशन द्वारा करते हैं, या फिर मैं कहूं आसवन द्वारा करते हैं। क्लियर है ये चीज सभी को? दूसरा देखते हैं अपन द्रवीकरण। द्रवीकरण द्वारा, अब देखो इसके बारे में अपन बात करते हैं। ये क्लियर हो गया सभी का? दूसरा है द्रवीकरण या गलन। देखो, द्रवीकरण कम गलनांक वाली धातुओं का शोधन करा जाता है। जिसका क्या हो? कम गलनांक। वे धातुएं जिनका गलनांक क्या होता है? कम, उनका शोधन किस विधि द्वारा किया जाता है? द्रवीकरण द्वारा। जैसे टिन है, जैसे लेड है, जैसे बिस्मिथ है। इनको मैं यहां पर भी लिख देता हूं। जिंक और मरकरी, टिन, लेड और बिस्मिथ का शोधन इस विधि द्वारा किया जाता है। देखो, इसमें क्या करा जाता है? कम गलनांक वाली धातुओं का शोधन इस विधि द्वारा किया जाता है। जैसे जो कम गलनांक वाली धातुएं होती है उनको परावर्तनी भट्टी के ढलुआ चूल्हे पर लिया जाता है और उनको गर्म करते हैं CO के अक्रिय वातावरण में। किसके? कार्बन मोनोऑक्साइड के अक्रिय वातावरण में। जिससे क्या? धातु का गलनांक कम होने के कारण वो द्रव अवस्था में आकर के ढल करके नीचे चली जाती है और अशुद्धियां क्या रह जाती है? ऊपर रह जाती है। इस प्रकार अपन द्रवीकरण द्वारा कम गलनांक वाली इन धातुओं का क्या करते हैं? शोधन करते हैं। इन अशुद्ध धातुओं को अपन क्या करते हैं? परावर्तनी भट्टी के ढलुआ चूल्हे पर लेते हैं और CO के अक्रिय एनवायरनमेंट पे इनको गर्म करते हैं। तो धातु का गलनांक कम होने के कारण वो पिघलकर नीचे चली जाएगी, अशुद्धियां ऊपर की ओर रह जाती हैं। ये चीज भी आपको सबको क्या रहनी चाहिए? क्लियर रहनी चाहिए। तो इस प्रकार से अपन द्रवीकरण द्वारा इन धातुओं का शोधन करते हैं। तीसरा है दंड विलोडन। अब इसमें देखो, अपन कॉपर ऑक्साइड, जो कॉपर धातु होती है उसमें ऑक्साइड की अशुद्धियों को दूर करते हैं दंड विलोडन द्वारा। तीसरी है दंड विलोडन। अब इसमें दंड विलोडन में मैंने आपको बता दिया, यह कॉपर धातु में उपस्थित कॉपर ऑक्साइड की अशुद्धि को दूर करा जाता है। इसकी जो कॉपर धातु होती है, कॉपर धातु में उपस्थित
कॉपर ऑक्साइड की अशुद्धि को इस विधि द्वारा क्या करा जाता है, दूर करा जाता है। तो सबसे पहले तो अपने को यही ध्यान रखना चाहिए, दंड विलोडन में कॉपर धातु में कॉपर ऑक्साइड की अशुद्धियों को क्या करा जाता है, अलग करा जाता है। देखो इसमें क्या करा जाता है, जो अशुद्ध धातु होती है उसको पिघली हुई अवस्था में लेते हैं और जो हरी लकड़ियां होती है या जिसको अपन कहते हैं दंड, उनकी सहायता से तेजी से उसको हिलाया जाता है। तो ये हरी लकड़ियां या जो दंड होते हैं उनसे निकलने वाली गैसें कॉपर ऑक्साइड को किसमें अपचयित कर देती है, कॉपर में अपचयित कर देती है और अशुद्धियां वाष्पित हो जाती है। इस चीज का अपने को ध्यान रखना है। बस अशुद्ध कॉपर का जो विलयन होता है उसको दंडों से या कॉपर की हरी लकड़ियां होती है उनकी सहायता से तेजी से हिलाया जाता है और उन दंडों से जो गैसेज निकलती है वो कॉपर ऑक्साइड को किसमें, कॉपर धातु में क्या कर देती है, अपचयित, और अशुद्धियां क्या हो जाती है, वाष्पित हो जाती है। तो ये अपने को ध्यान रखना, ये दंड क्या होते हैं, हरी लकड़ियां होती है, इनसे गैसेज रिमूव होती है, वो गैसेज ही कॉपर ऑक्साइड को किसमें अपचयित कर देती है, कॉपर में अपचयित कर देती है। तो ये सिंपल से 3 मेथड हैं, आप सभी को आसानी से ध्यान में रहने चाहिए। अब अपन आगे वाले की बात करते हैं, इनको मैं हटाता हूं। अब बात करेंगे अपन विद्युत अपघटनी शोधन की। तो ये 3 विधियां आपकी क्या हो चुकी है, कंप्लीट। अब चौथी विधि की बात करेंगे अपन, विद्युत अपघटनी शोधन की। तो ये भी पूरा हो गया आपका। अब चौथा मेथड है विद्युत अपघटनी शोधन। अब देखो इस विद्युत अपघटनी शोधन में क्या करा जाता है, विद्युत अपघटन करवाया जाता है धातुओं का। तो इसमें अब मैं मेनली आपको बताऊं, विद्युत अपघटन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रोड लेते हैं कैथोड और एक इलेक्ट्रोड लेते हैं एनोड। आप सभी जानते हो कैथोड पर क्या होता है, अपचयन होता है, और एनोड का क्या होता है, एनोड का हमेशा ऑक्सीकरण होता है। एनोड का सदैव क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो जिस धातु का अपने को शुद्धिकरण करना होता है उसी धातु का कैथोड और उसी धातु का एनोड बनाते हैं। तो जिस धातु का शोधन करना होता है यानी शोधन वाली धातु का ही क्या बनाते हैं, धातु का ही कैथोड और उसी का एनोड बनाते हैं। क्लियर, जिस धातु का शोधन करना होता है उसी का कैथोड बनाएंगे और उसी का अपन क्या बनाएंगे, एनोड बनाएंगे। क्लियर है ये चीज सभी को, जिस धातु का शोधन करना होता है उसी का कैथोड बनाएंगे और उसी का अपन क्या बनाएंगे, एनोड बनाएंगे। इस चीज का अपने को ध्यान रखना है। चलो अब बात करते हैं अपन आगे। देखो कैथोड बनाया जाता है शुद्ध धातु का, शुद्ध धातु का, और एनोड बनाया जाता है, ये कैथोड बनाया जाता है इसका शुद्ध का, और एनोड बनाया जाता है अशुद्ध धातु का। किसका, अशुद्ध का। जैसे अपने को कॉपर का विद्युत अपघटनी शोधन करना है तो कैथोड किसका बनाएंगे, कैथोड शुद्ध कॉपर का, और एनोड किसका बनाएंगे, अशुद्ध कॉपर का क्या बनाएंगे अपन, एनोड बनाएंगे। क्लियर है। अब देखो एनोड का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। अब देखो यहां पर अपन क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रोड, जैसे मैं यहीं पर बना देता हूं, जैसे ये एक इलेक्ट्रोड बना और ये पहला इलेक्ट्रोड बना और ये दूसरा इलेक्ट्रोड बना और ये सेल, और इसको अपन जोड़ देते हैं, परिपथ को पूरा इस प्रकार से कर देते हैं। तो देखो ये क्या है, कैथोड, और ये क्या है, एनोड। एनोड आप जानते हो किसका बना होता है, अशुद्ध धातु का बना रहता है।
एनोड का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। यहां से कॉपर 2+ आयन ऑक्सीकृत होकर के यहां पर पहुंचेंगे और यहां पर क्या हो जाएंगे, अपचयित। यहां पर क्या होंगे, कॉपर 2+ आयन कॉपर में अपचयित हो जाएंगे। यहां पर ये अशुद्ध तांबे की छड़ है, यहां पर तांबे का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, +2 इलेक्ट्रॉन। तो ये चीज है, देखो जो अशुद्ध छड़ होती है वो अशुद्ध, जिस पर ऑक्सीकरण होता है वो मोटी छड़ ली जाती है, क्लियर है, जिसका ऑक्सीकरण होता है, और कैथोड की पतली छड़ ली जाती है जिस पर अपचयन होता है। तो तांबे की ये छड़ लगातार ऑक्सीकृत होने के कारण पतली होती जाएगी, क्योंकि कॉपर आयन यहां से जाएंगे और यहां पर अपचयित होते जाएंगे, और ये छड़ लगातार क्या होती जाएगी, मोटी, क्योंकि ये Cu2+ आयन यहां पर जाकर के अपचयित होंगे, तो ये कॉपर की छड़ मोटी होगी और ये लगातार पतली होती जाएगी, और जो अशुद्धियां हैं वो इसके नीचे जमा हो जाती है, जिनको अपन एनोड पंख के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको, एनोड पंख। इस एनोड पंख में कुछ बहुमूल्यवान धातुएं भी होती है, जैसे गोल्ड हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है, सिल्वर हो सकता है। तो इनमें कुछ बहुमूल्यवान धातुएं भी हो सकती है, जिनको अपन क्या कहते हैं, जो एनोड के नीचे जमा हो जाती है, जिनको अपन एनोड पंख। ये डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, एनोड पंख क्या होता है। विद्युत अपघटनी शोधन में एनोड के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उस एनोड के नीचे कुछ अन्य धातुएं जमा हो जाती है, जिनमें ये धातुएं हो सकती है। इन धातुओं को ये अपन क्या कहते हैं, एनोड पंख। तो आप समझ गए होंगे, समय के साथ ये अशुद्ध धातु पतली होती जाएगी, शुद्ध धातु की जो छड़ है वो मोटी होती जाएगी। इस प्रकार से क्या होता जाएगा, ये विद्युत अपघटनी शोधन होता जाएगा। क्लियर है। तो अपन ये इनकी सेपरेटली रिएक्शन भी लिख सकते हैं, वैसे मैंने लिख दिया। एनोड पर क्या होगा, एनोड पर ऑक्सीकरण होगा, और ये Cu, चलो इसको मैं थोड़ा यहां पे लिख देता हूं, एनोड पर ये ठोस अवस्था में है, इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण Cu2+, एक्वाटिक +2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पर क्या होगा, वैसे मैंने रिएक्शन लिख भी दी है। कैथोड पर अपचयन होगा, इस पर क्या हो रहा है, एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, और कैथोड पर क्या होगा बताइए, इस पर होगा अपचयन, Cu2+, एक्वाटिक +2 इलेक्ट्रॉन, और अपने को ये शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से ये क्या है, विद्युत अपघटनी शोधन। इस विधि का थोड़ा सा अपने को क्या रखना है, ध्यान रखना है। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट की बात करें, चलो आगे वाले मेथड की बात करते हैं। आगे है मंडल परिष्करण, जोन परिष्करण या क्षेत्र परिष्करण। तो ये विद्युत अपघटनी शोधन था आपका। आगे है मंडल परिष्करण, 5वां मेथड। मंडल भी कहते हैं इसको, क्षेत्र भी कहते हैं इसको, या फिर इसको क्या कहते हैं, जोन परिष्करण भी कहते हैं। देखो इस विधि द्वारा जो अर्धचालक होते हैं, अर्धचालक, दो फेमस अर्धचालक जो अपन ने ठोस अवस्था में पढ़े हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनका शोधन करा जाता है। किसका, सिलिकॉन और जर्मेनियम का शोधन अपन, क्षेत्र, सिलिकॉन और जर्मेनियम का शोधन इस विधि द्वारा अपन करते हैं। अब देखो मंडल परिष्करण या क्षेत्र परिष्करण या जोन परिष्करण में क्या होता है, इसमें अपने को ये ध्यान रखना है, जो ये धातुएं होती है जब गलित अवस्था में होती है तब इसमें अशुद्धियां अविलेय रहती है। जब ये धातुएं ठोस अवस्था में रहती है तब इनमें जो अशुद्धियां रहती है वो विलेय रहती है। जैसे इनकी अपन ठोस अवस्था की कोई छड़ ली अपन ने, ये कोई छड़ है ठोस अवस्था में, तो आपको मैं बता चुका हूं ठोस अवस्था में अशुद्धियां इनमें
विलेय रहती है। और इसके ऊपर अपन एक वर्ताकार चालित हीटर लगा देते हैं। ये है वर्ताकार चलित या चालित हीटर। अब देखो इसको इस सिरे से अपन लगाते हैं, तो इसमें एक्चुअल में ये छड़ है, तो मैं पहले बता चुका हूं अशुद्धियां होती है धातुओं की द्रव अवस्था में अविलेय और ठोस अवस्था में क्या रहती है, विलेय। जैसे अपन हीटर को इस किनारे पर लगाएंगे तो ये धातु कौन सी अवस्था में आएगी, द्रव अवस्था में, और द्रव अवस्था में आने के कारण अशुद्धियां इसमें क्या रहेगी, अविलेय। और जैसे जैसे हीटर को आगे लेते जाएंगे ये धातु तो द्रव अवस्था में कन्वर्ट होगी, और द्रव अवस्था में कन्वर्ट होने के कारण अशुद्धियां इसमें क्या रहेगी, अविलेय। अशुद्धियां इस हीटर के साथ साथ गमन करती रहेगी इस किनारे पर। इसको बार बार ऐसे दोहराएंगे तो अशुद्धियां एक ही किनारे पर जाकर एकत्रित हो जाएगी और धातु अपने को द्रव प्रावस्था में प्राप्त हो जाएगी, जिसको पुनः अपन क्या कर ठंडा करके क्रिस्टलन प्राप्त कर सकते हैं। शुद्ध अवस्था में धातु को प्राप्त किया जा सकता है। ये क्या है, जोन परिष्करण या क्षेत्र परिष्करण, या फिर इसको अपन क्या कहते हैं, मंडल परिष्करण के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से ये जो धातु है ये है पुनः क्रिस्टलित धातु अपने को प्राप्त हो जाती है। और ये क्या है, यहाँ पर धातु अशुद्ध धातु की छड़ है ये मैं इसी में लिख देता हूँ। ये क्या है, अशुद्ध धातु की छड़, ये वर्ताकार चालित हीटर है। देखो जैसे ही इस किनारे पर लेंगे तो ये धातु द्रव अवस्था में अशुद्धियां अविलेय होगी। हीटर को आगे खिसकाएंगे तो अशुद्धियां इसके साथ साथ गमन करेगी, क्योंकि द्रव अवस्था में तो अशुद्धियां अविलेय है, तो द्रव अवस्था में जो धातु आएगी वो शुद्ध ही होगी। जैसे जैसे हीटर आगे जाएगा तो धातु पुनः क्रिस्टलित होती जाएगी और अशुद्धियां एक किनारे पर जाकर के एकत्रित हो जाएगी, और इसको काट करके अपन क्या कर लेते हैं, पृथक कर लेते हैं। तो इस चीज का अपने को क्या रहना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए। क्लियर है ये चीज सभी को। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट की, वाष्प प्रावस्था परिष्करण। ये भी इंपॉर्टेंट विधि है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सी धातुओं का शुद्धिकरण करा जाता है। आगे वाला है वाष्प प्रावस्था परिष्करण। वाष्प प्रावस्था परिष्करण। देखो वाष्प प्रावस्था परिष्करण, इस परिष्करण में अपने को ध्यान रखना है, सबसे पहले जिस धातु का शोधन किया जाता है उसका वाष्पशील यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, उसका वाष्पशील यौगिक। जिस धातु का शोधन करते हैं उसका क्या बनाते हैं, वाष्पशील यौगिक। और इस वाष्पशील यौगिक का उच्च ताप पर क्या करवाया जाता है, विघटन करवाते हैं। और उच्च ताप पर विघटन करवाने पर अपने को क्या प्राप्त हो जाती है, शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। बस यही है वाष्प प्रावस्था परिष्करण। बस यही अपने को ध्यान रखना है यहां पर। जैसे यहां पर अपन मॉन्ड प्रक्रम की बात करते हैं, मॉन्ड प्रक्रम द्वारा निकिल धातु का शोधन करा जाता है। जैसे मैं बात करूं मॉन्ड प्रक्रम, किसका शोधन करा जाता है, निकिल धातु का शोधन करा जाता है। सीधा प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, मॉन्ड प्रक्रम द्वारा कौन सी धातु का शोधन करा जाता है, निकिल का। तो पहले अपन क्या करते हैं, इस धातु का वाष्पशील यौगिक बनाएंगे। जैसे निकिल प्लस 4CO, ये तापमान रहेगा लगभग 350 के लगभग 330 से 350 केल्विन तापमान रहता है। नीचे लिख देता हूं मैं, Ni प्लस 4CO 330 से 350 केल्विन। क्या बनेगा, NiCO होल 4। ये वाष्पशील यौगिक बन गया, यहां पर बन गया निकिल टेट्रा कार्बोनिल कहते हैं इसको।
अब देखो इसका उच्च ताप पर क्या कराएंगे, विघटन करवाएंगे, NiCO4। इसका उच्च ताप पर 450 से लेकर 470 केल्विन ताप पर इसका क्या करवाते हैं, विघटन, और अपने को क्या प्राप्त हो जाती है, ये निकिल धातु यहां पर शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाती है। ये कैसी थी, ये अशुद्ध थी, कैसी थी, अशुद्ध, और यहां पर अपने को कैसे प्राप्त हो गई, निकिल धातु शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो गई। तो ये वाष्प परावस्था परिष्करण, यही प्रोसीजर है मांड प्रक्रम द्वारा निकिल का, पहले वाष्पशील यौगिक, फिर उसका विघटन करवाने पर शुद्ध निकिल प्राप्त हो गई। क्लियर है सभी को। अब अपन पढ़ते हैं वान आर्केल प्रक्रम द्वारा। इस प्रक्रम द्वारा किसका शोधन पढ़ेंगे, इसके द्वारा अपन पढ़ेंगे जिरकोनियम और टाइटेनियम का शोधन। चलो इसके द्वारा वही प्रोसीजर यहां पर रहेगा, पहले वाष्पशील यौगिक बनाएंगे और फिर उसको उच्च ताप पर क्या करवा देंगे, विघटन करवा करके शुद्ध धातु प्राप्त कर लेंगे। तो यहां पर मैंने आपको बताया मोंड प्रक्रम द्वारा किसका, मोंड प्रक्रम से निकिल का बता दिया आपको, और ये वान आर्केल प्रक्रम है, इस प्रक्रम द्वारा अपन किसका करवाएंगे, टाइटेनियम और जिरकोनियम धातु का शोधन करवाएंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जिरकोनियम धातु का शोधन करवाते हैं। जैसे जिरकोनियम धातु का शोधन। अब देखो इस धातु के शोधन में अपन क्या करते हैं, पहले लेते हैं अशुद्ध जिरकोनियम, अशुद्ध जिरकोनियम का वाष्पशील यौगिक बनाएंगे, किसके साथ गर्म करेंगे, इसको आयोडीन के साथ गर्म करेंगे उच्च ताप पर। ताप क्या रहेगा, उच्च, 870 केल्विन ताप पर। क्या बनेगा यहां पर, इसका वाष्पशील यौगिक, जिरकोनियम का क्या बन गया यहां पर, वाष्पशील यौगिक। अब वाष्पशील यौगिक, अब इसका उच्च ताप पर क्या कराएंगे, विघटन करवा देंगे टंगस्टन के तंतु पर। इसका क्या करवा देंगे, उच्च ताप पर टंगस्टन के तंतु पर क्या करवा देंगे, इसका विघटन करवा देंगे, जिससे अपने को क्या प्राप्त, ये टंगस्टन धातु का तंतु होगा, टंगस्टन धातु, और उच्च ताप पर 1800 केल्विन ताप पर, जिससे अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा, ये शुद्ध जिरकोनियम +2I2। बस वही विधि है, पहले वाष्पशील यौगिक जिरकोनियम आयोडाइड ये बना दिया अपन ने, फिर इसका टंगस्टन तंतु पर क्या करवाते हैं, उच्च ताप पर इसका यौगिक का विघटन करवाने पर अपने को शुद्ध जिरकोनियम इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से अपन क्या प्राप्त कर लेते हैं, शुद्ध टाइटेनियम, जैसे मैं लिखूं टाइटेनियम +2I2, और ये 500 केल्विन ताप क्या बन जाएगा, टाइटेनियम I4, और इसका ये क्या था यहाँ वाला, अशुद्ध था, और फिर नेक्स्ट में टाइटेनियम आयोडाइड, इसका क्या करवा देते हैं, वो टंगस्टन धातु या टंगस्टन तंतु, और ये 1700 केल्विन ताप रहेगा यहाँ पर, और क्या प्राप्त हो जाएगा अपने को, शुद्ध टाइटेनियम +2I2। ये क्या प्राप्त हो गई यहाँ पर अपने को, शुद्ध टाइटेनियम प्राप्त इस प्रकार से हो जाता है। क्लियर है, बस ये ध्यान रखना, वान आर्केल प्रक्रम द्वारा वही आयोडीन के साथ, ये आयोडीन के साथ ही ये होगा, पहले वाष्पशील यौगिक, पहले वाष्पशील यौगिक, फिर उस ताप पर टंगस्टन तंतु पर गर्म करने पर इसका विघटन और शुद्ध धातु, इसका विघटन और ये शुद्ध धातु। तो इस प्रकार से वाष्प परावस्था परिष्करण में मंडल और वान मंडल में निकिल का शोधन, और इसमें टाइटेनियम और जिरकोनियम का शोधन, ये सबको क्या रहना चाहिए, क्लियर रहना चाहिए। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट की। अब इसमें बचा है क्रोमेटोग्राफी या वर्णलेखी की। अब अपन इसकी लास्ट टेक्निक पढ़ेंगे, जिसको अपन क्या कहते हैं, क्रोमेटोग्राफी या वर्णलेखी की।
देखो ये अधिशोषण के सिद्धांत पर आधारित टेक्निक है। किस सिद्धांत पर? पहले भी एक चैप्टर में बताया था पृष्ठीय रसायन में, अधिशोषण के सिद्धांत पर आधारित है क्रोमेटोग्राफी। अधिशोषण के सिद्धांत पर आधारित होती है। सबसे पहले लाइन यही अपने को ध्यान रखनी है, क्रोमेटोग्राफी बेस्ड ऑन अब्जॉर्प्शन थ्योरी, यानी अधिशोषण के सिद्धांत पर आधारित होती है। और मिश्रण के घटकों को पृथक करा जाता है। इसमें मेनली क्या करा जाता है? मिश्रण के घटक बोल सकते हैं, या फिर विभिन्न रंगों के मिश्रण को क्या करा जाता है? उनकी अधिशोषण क्षमता के आधार पर पृथक कर लिया जाता है। जो क्रोमेटोग्राफी होती है उसमें दो प्रावस्थाएं होती है। कितनी प्रावस्थाएं? दो प्रावस्थाएं। अब ये प्रावस्थाएं कौन कौन सी होती है? एक होती है स्थिर प्रावस्था और एक होती है गतिशील प्रावस्था। एक होती है गतिशील प्रावस्था। अब देखो स्थिर प्रावस्था कौन सी होती है? ये ठोस होती है, जैसे अधिशोषक स्तंभ। अधिशोषक स्तंभ ये क्या होती है? ये ठोस प्रावस्था, अधिशोषक स्तंभ। गतिशील प्रावस्था ये होती है द्रव्य हो सकती है, या फिर क्या हो सकती है? गैसेज फॉर्म में हो सकती है, जो क्या होती है? गतिशील प्रावस्था होती है। तो यहां पर मैं आपको क्लियरली बता चुका हूं, ये दो प्रावस्थाएं होती है। पहली स्थिर प्रावस्था है और दूसरी गतिशील प्रावस्था है। स्थिर प्रावस्था क्या होती है? ठोस, जैसे अधिशोषक स्तंभ। गतिशील प्रावस्थाएं द्रव्य भी हो सकती है या गैस। स्थिर प्रावस्था स्थिर रहती है, गतिशील प्रावस्था मूवमेंट करती है, मोबाइल फेज। अब देखो अधिशोषण के सिद्धांत तथा इसकी प्रावस्थाओं की प्रकृति के आधार पर ये निम्न तीन प्रकार की यहां पर अपन पढ़ेंगे। किस बेस्ड पर? अधिशोषण के सिद्धांत, इसी से लिख देता हूं मैं, अधिशोषण के सिद्धांत। अधिशोषण के सिद्धांत तथा प्रावस्थाओं की प्रकृति के आधार पर यहां पर अपने को कितने प्रकार बताएं? इसके तीन प्रकार। कौन कौन से प्रकार हैं उनके नाम भी मैं आपको बता देता हूं। अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी, वितरण क्रोमेटोग्राफी और आयन विनिमय क्रोमेटोग्राफी। पहली कौन सी है? अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी, वर्णलेखिकीय क्रोमेटोग्राफी। दूसरी है वितरण वर्णलेखिकीय क्रोमेटोग्राफी और तीसरी है आयन विनिमय, आयन एक्सचेंज, आयन विनिमय वर्णलेखिकी। ये बताया मैंने तीन प्रकार की क्रोमेटोग्राफी होती है। अधिशोषण जो क्रोमेटोग्राफी होती है उसमें स्तंभ क्रोमेटोग्राफी आती है। इसमें कौन सी आती है? स्तंभ या कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी। और इसमें कौन सी आती है? वितरण वर्णलेखी में आती है पेपर क्रोमेटोग्राफी। कौन सी क्रोमेटोग्राफी आती है इसमें? वितरण में कागज या पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी ये आती है। तो अब अपन को यही मैंने बताया, आपको ये एग्जांपल बताएं। अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी में कौन सी आती है? स्तंभ या कॉलम क्रोमेटोग्राफी। और दूसरी मैंने बताई वितरण क्रोमेटोग्राफी में कौन सी आती है? पेपर या कागज क्रोमेटोग्राफी आती है। यहां पर अपने को केवल इसके बारे में पढ़ना है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप मार सकते हो, फिर बाद में नोट्स इसके बना सकते हो। या अपन पढ़ेंगे अधिशोषण वर्णलेखिकी, या यहां पर पढ़ेंगे स्तंभ या कॉलम क्रोमेटोग्राफी। इस क्रोमेटोग्राफी के बारे में अपन पढ़ेंगे। इसको मैं हटा देता हूं एक बार।
तो यहां पर अधिशोषण की कौन सी क्रोमेटोग्राफी पढ़ेंगे अपन, अधिशोषण ही बता रहा था, उसमें पढ़ेंगे कॉलम या मैं कहूं स्तंभ क्रोमेटोग्राफी। स्तंभ क्रोमेटोग्राफी के बारे में अपने को पढ़ना है। अब देखो स्तंभ क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, मैं आपको बता दूं, ये एक कांच की ब्यूरेट होती है जिसको अपन स्तंभ बोलते हैं, उसमें अधिशोषक पदार्थ भरा हुआ रहता है। ऐसा अधिशोषक पदार्थ रहता है जो अक्रियाशील हो, यानी किसी दूसरे पदार्थों के साथ किसी प्रकार की रासायनिक क्रिया नहीं करे, और उस पर विभिन्न पदार्थ अपनी भिन्न भिन्न मात्रा के अनुसार क्या होते हैं, अधिशोषित होते हैं। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी में एक कांच की ब्यूरेट होती है जिसको अपन कॉलम कहते हैं, उस पर अधिशोषक पदार्थ की परत रहती है और उसमें अपन मिश्रण डालते हैं उपयुक्त निक्षालक के साथ, तो वो अपनी अधिशोषण क्षमता के अनुसार ऊपर नीचे अधिशोषित होता है। और फिर अपन उसको किस प्रकार से अलग करते हैं उसके बारे में आपको डायग्राम बना करके इसके बता देता हूं। देखो इसमें क्या रहता है, एक कांच की ब्यूरेट रहती है, ये कांच की क्या है, एक ब्यूरेट है यहाँ पर, और इसमें ऊपर क्या रहता है, ऊपर से क्या डालते हैं अपन, इसमें मिश्रण डालते हैं, और ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्या बनी हुई है, इस प्रकार से ये एक कॉलम बना हुआ है, या इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ब्यूरेट भी बोल सकते हैं। इसमें क्या लगी रहती है, ये नीचे एक टोटी लगी रहती है, रोधनी। क्लियर है। अब देखो ये है इस प्रकार से। अब इसमें अपन क्या डालते हैं, अधिशोषक पदार्थ लगा रहता है। इसमें क्या रहता है, अधिशोषक पदार्थ, यह है अधिशोषक पदार्थ, अधिशोषक पदार्थ भरा हुआ रहता है इसमें, और ऊपर से अपन इसमें क्या डालते हैं, विलयन जिसमें गठक मिश्रण उपस्थित है। ऊपर अपन क्या डालते हैं, मिश्रण को डालते हैं, मिश्रण जिसमें विभिन्न घटक उपस्थित हैं, जैसे कौन कौन से, A प्लस बी प्लस सी, ये तीन घटक यहाँ पर इसमें क्या है, मान लो प्रेजेंट हैं या उपस्थित हैं। देखो यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूंगा, ये कांच का स्तंभ है, सबको दिख रहा है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ये ब्यूरेट भी काम में ली जा सकती है, जिसके नीचे टोटी लगी हुई है। क्लियर है सभी को। और इस स्तंभ में अधिशोषक पदार्थ का पेस्ट बना करके अपन डाल देते हैं, और अधिशोषक पदार्थ ऐसा होना चाहिए जो ऊपर से ये द्रव मिश्रण डाल रहे हैं इनमें अविलेय या इनके साथ कोई रासायनिक क्रिया नहीं करने वाला होना चाहिए। अब देखो सामान्य अधिशोषक पदार्थ के रूप में अपन किस किस को काम में लेते हैं, इसके रूप में अपन सिलिका काम में ले सकते हैं, एल्यूमिना काम में, सिलिका जेल होता है, एल्यूमिना काम में ले सकते हैं, सेलुलोज काम में ले सकते हैं, या फिर अपन स्टार्च या कैल्शियम कार्बोनेट काम में ले सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। ये सभी क्या है, अधिशोषक होते हैं, इनके रूप में इसको अपन काम में ले सकते हैं। क्लियर है। सेलुलोज अथवा स्टार्च भी अपन यहां पर काम में ले सकते हैं। अब अपन उपयुक्त निक्षालक लेकर के निक्षालन में इनको मिश्रित करके मिश्रण को डालते हैं। अब जो अधिशोषक पदार्थ होता है उस पर इस मिश्रण के घटक अलग अलग मात्रा में अधिशोषित होते हैं। कैसे देखना ये, और उनकी क्या बन जाती है, एक पट्टियां बन जाती है। जैसे ये था पहले, जैसे ये पट्टी बन गई एक की, ये पट्टी बन गई बी की, और ये पट्टी बन गई सी की। तो देखो घटक ए सर्वाधिक अधिक मात्रा में अधिशोषित हो रहा है तो कॉलम में ऊपर की ओर अधिशोषित हो जाएगा। घटक बी कम अधिशोषित हो रहा है तो मध्य में, और घटक सी सबसे कम अधिशोषित हो रहा है तो सबसे पहले नीचे आएगा। भाई मिश्रण को उपयुक्त निक्षालन के साथ डालते हैं। निक्षालक पदार्थ होता है जो छन करके नीचे लेकर के आ जाता है। तो जब अपन
ध्यान देना, जब अपन इसमें अधिशोषक या इस कॉलम क्रोमेटोग्राफी में मिश्रण डालते हैं तो अधिशोषक पर अपनी अधिशोषण क्षमता के आधार पर अलग अलग मात्रा में ये क्या हो जाते हैं, अधिशोषित हो जाते हैं। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, निक्षालन कहलाती है। क्या कहलाती है, निक्षालन। यानी अलग अलग मात्रा में अधिशोषक स्तंभ पर क्या होना, अधिशोषित होना। अब अपन टूटी खोल करके सबसे पहले सी घटक को निकाल लेंगे, फिर बी को निकाल लेंगे और फिर किसको निकाल लेंगे, एक को निकाल लेंगे। इस प्रकार से क्रोमेटोग्राफी द्वारा विभिन्न घटकों को क्या कर लिया जाता है, पृथक कर लिया जाता है। यह चीज सबको क्या रहनी चाहिए, क्लियर रहनी चाहिए। समझ में आई ये बात सभी को, ये चीज आपको सभी को क्या रहनी चाहिए, क्लियर रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये अपने को सबको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो ये क्या हुई आपकी कॉलम क्रोमेटोग्राफी या स्तंभ क्रोमेटोग्राफी। समझ में आई ये बात सभी को, आपको। अब अपन इसमें किसके बारे में पढ़ना है, अपने को किसके बारे में पढ़ना है, लास्ट कुछ मिश्र धातुएं हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। मिश्र धातुएं, हाँ इससे पहले कुछ एक यूजेज हैं। एल्यूमिनियम के अनुप्रयोग हैं, कॉपर के अनुप्रयोग हैं, जिंक के अनुप्रयोग हैं और आयरन के अनुप्रयोग। ये धातुओं के शोधन की सभी विधियां मैं आपको क्लियरली बता चुका हूं। अब धातुओं के कुछ एक अनुप्रयोग हैं उनके बारे में अपन देख लेते हैं। देखो, एल्यूमिनियम धातु के अनुप्रयोग आप सभी जानते हो। एल्यूमिनियम धातु के क्या क्या अनुप्रयोग होते हैं। कुछ एक अनुप्रयोग तो आपको पहले से बता चुका हूं। वेल्डिंग कार्य में यह अपचायक के रूप में काम में आता है और सिगरेट अथवा चॉकलेट के रेपर बनाते हैं, जो पन्नियां बनाते हैं, उसमें भी ये काम में आता है। बिजली के तारों में काम में आता है। क्रोमियम और मैग्नीज जो धातुएं होती है उन धातुओं के निष्कर्षण में पहले काम में आ चुका है। इसको अपन क्या लेते हैं, काम में लेते हैं। फिर है इसके बाद में है कॉपर के अनुप्रयोग। कॉपर के अनुप्रयोग में आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, वो चीज कौन सी है। इसके भी तार वगैरह बनाए जाते हैं कवकनाशी के रूप में। किसके रूप में, कवकनाशी के रूप में। कवकनाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। ये अपने को ध्यान रखना है। जिंक का तो आप सभी जानते हो। जिंक का प्रयोग किस में करते हैं, बैटरियों में भी जिंक का प्रयोग किया जाता है। और साइनाइड प्रक्रम में आपने देखा होगा, साइनाइड प्रक्रम पीछे पढ़ाया अपन ने, एयू और एजी का अपन ने निष्कर्षण करा था। धातुएं जब प्राप्त करी थी तो उसमें धातु निष्कर्षण में काम आता है। गैल्वेनीकरण में लोहे को जंग से बचाने अर्थात गैल्वेनीकरण में भी जिंक का प्रयोग किया जाता है। और ये जिंक आयरन के प्रयोग तो आप सभी जानते हो। आयरन के प्रयोग जैसे ढलवा लोहा होता है, पिटवा लोहा होता है, दो प्रकार के लोहे अपन। हाँ, ये आपका धातु का शोधन था। इसमें कुछ एक लास्ट में कुछ मिश्र धातुएं और बच रखी है। मिश्र धातु में कौन कौन सी है, स्टेनलेस स्टील है, निकिल स्टील है, टंगस्टन स्टील है, मैग्नीज स्टील है, क्रोम स्टील है, एनवार है। ध्यान देना, सभी में आयरन रहेगा, सभी में आयरन। तो स्टेनलेस स्टील में आयरन के अलावा क्रोमियम और निकिल और है। एक चीज और ध्यान रखना, सब में आयरन मेजर कंपोनेंट रहेगा और कार्बन अल्प मात्रा में रहेगा। कार्बन क्या रहेगा, अल्प मात्रा में। कार्बन क्या रहेगा इन सब में, अल्प मात्रा में। जैसे स्टेनलेस स्टील है, आयरन तो रहेगा, कार्बन अल्प मात्रा में, इसमें क्रोमियम और निकिल और है। निकिल स्टील में आयरन रहेगा, कार्बन अल्प मात्रा में, निकिल और है। टंगस्टन स्टील में इन दोनों के अलावा केवल टंगस्टन है। मैग्नीज स्टील में इन दोनों के अलावा केवल मैग्नीज है। क्रोम स्टील में इन दोनों के अलावा क्रोमियम है। तो ये चीजें आपको क्या रहनी चाहिए, क्लियर रहनी चाहिए। इन मिश्र धातुओं का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। हाँ, ये चैप्टर इस प्रकार से आज आपका क्या हो गया, कंप्लीट। इसके टोटल 8 वीडियोज हैं, सभी को देखना है ध्यानपूर्वक अंत तक और नोट्स प्रिपेयर करने हैं। थैंक यू, धन्यवाद।